मानता हूं। और जो बातें हम जिन सवालों पर हमारी आलोचना होती है उन सवालों पर आलोचना नहीं होती तो बहुत अच्छा होता, और आलोचना हो रही है तो ये हमारा थोड़ा नेगेटिव है। घोषणा पत्र आपने कहा 70% तक हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, ये उपलब्धि है। उसमें मुझे लगता है कि शायद टोकन के तौर पर चीजें हुई, जैसे कुछ लैपटॉप बटे, टैबलेट बांटने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। मैं आपको बताऊं जी, ये लैपटॉप और टैबलेट अकेले हमारे घोषणा पत्र का नहीं, ये भी उसका एक बड़ा हिस्सा था और चुनावी जीत का एक बड़ा कारण भी था। जी, जितने संख्या में हमको लैपटॉप बांटने हैं और आप अच्छी तरह से भिज्ञ हैं, लैपटॉप के टोटल प्रोडक्शन की जो हिंदुस्तान में बाकी सारी कंपनियों की जो क्षमता है उसको शामिल करते हुए हमने ग्लोबल टेंडरिंग किया। इकट्ठे इतना दे पाना उनके लिए संभव नहीं था, और ऐसा नहीं है वो अधूरा नहीं है, वो हमने शुरू किया तो वो चल रहा है और वो पूरा होगा, हम ये आपको विश्वास दे। ऐसा नहीं कि योजना हमने समाप्त कर दी, या ऐसा नहीं कि लैपटॉप की एक खेप आई अगली खेप नहीं आ रही है, ये आ रही है। हम तो सिर्फ ये बात आपसे कह रहे थे कि जो 5 साल के लिए हमने वादा किया था वो पहले वर्ष में ही 70% हम पूरा करने में सफल हुए। तो जी आपने 70% का दावा किया, इसलिए मैंने ये सवाल किया। अगर हम ये कहते कि योजनाएं शुरू कर दी, हम उस दिशा में चल पड़े, तब ये सवाल पैदा नहीं। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, जो योजनाएं हमने शुरू कर दी वो हम अपने उसकी पूर्णता मानते हैं। अगर हमने एक स्कीम आज शुरू कर दी और वो स्कीम आगे कंटिन्यूड है, चल रही है, तो 70% का मतलब 70% लोगों को लैपटॉप का मिल जाना नहीं है। 70% वादों में से उनको इंटरमीडिएट पास उन छात्रों को जो ग्रेजुएशन के क्लासेस में गए हैं उनको लैपटॉप दिए जाने का जो वादा था उसको पूरा करना, वो पूरा एक काम है। लैपटॉप मिलना ये हम फेजेस में चल रहा है, लगातार है, उसमें कोई कमी भी नहीं। चौधरी साहब, आप पार्टी के भी बड़े नेताओं में से एक हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुस्लिम बच्चियों के लिए एक योजना होगी, इस घोषणा पत्र में उसको लागू भी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि निर्दोष मुस्लिम युवकों के केसेस को रिव्यू करेंगे, वो कर भी रही है। इस पर अब सवाल उठता है, आपके विरोधी सवाल उठाते हैं कि वे बेटी तो बेटी है और निर्दोष तो हिंदू और मुसलमान कोई भी हो सकता है, फिर उसको आइडेंटिफाई क्यों किया गया एक सर्टन मजहब के खांचे में? ये 2 सवाल है और इनका दोनों का उत्तर मैं आपको अलग अलग दूंगा। बेटी तो बेटी है, हमने अकेले मुस्लिम बेटियों के लिए नहीं किया। जिनको ज्यादा जरूरत है, कोई मरीज है, बीमार है और अस्पताल में है, तो आप उसकी देखरेख के लिए ज्यादा करते हैं, उसके लिए पौष्टिक आहार का भी इंतजाम करते हैं। परिवार में भी अगर अपनी सामर्थ्य है तो बीमार के लिए दूध का भी इंतजाम होता है और फल का भी इंतजाम होता है, सारे लोगों के लिए नहीं होता। तो इस सच्चाई को जब सारा देश खुली आंखों से देख रहा है कि आजादी के इतने सालों में मुसलमानों की स्थिति ये हो गई कि उनसे बदतर स्थिति सामाजिक तौर पर किसी की है नहीं, आर्थिक तौर पर किसी की है नहीं। अगर जहां सर्वाधिक शिक्षा का अभाव है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको आगे ले आने के लिए अगर हम ये योजना ले आए हैं और इसको कोई सांप्रदायिक नजरिए से देखता है तो उसको अपना चश्मा ठीक करना चाहिए। हमने दूसरी योजना भी लागू की, जो हमने कन्या विद्याधन योजना लागू की, उसमें मुस्लिम लड़कियों के लिए अकेले नहीं किया। हमने तीसरी योजना भी लागू की, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए हमने 3 योजनाएं चली हमारी। पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां, हमारी बेटी उसका कल, कन्या विद्याधन। तो ये तीनों योजनाएं मुस्लिम लड़कियों के लिए नहीं है। ये दृष्टि का दोष है। और वो दृष्टि का दोष क्यों है? जिन लोगों ने कभी उनकी चिंता भी नहीं की और जानबूझ करके ऐसे कृत्य किए जिनसे वो और पिछड़ते चले जाएं, उनको ये बात अगर चुभती हो तो मैं कहना चाहता हूं कि उनको अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए। एक परिस्थिति यह आ गई जिसमें ये लगने लगा कि देश का सारा मुसलमान ही गद्दार है, और जिसमें उनको आतंकवाद की घटनाओं में जिस प्रकार निर्दोष लोगों को फंसाया गया, उसमें मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि वो संख्या सिर्फ मुसलमानों की थी देश में आतंकवाद की घटनाओं में। और कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है, जो भी आतंकवादी हो, उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी नाम हो, वो संपूर्ण रूप से त्याज्य नहीं है बल्कि दंडनीय है, और इससे निकृष्ट कोई कार्य नहीं हो सकता। और आतंकवादी के लिए जितनी बड़ी सजा दी जाए छोटी, हमारा ये मानना है।
लेकिन मुसलमान होने के नाम पर फर्जी खाना पूरी करके निर्दोष लोगों को जेलों में डाल दिया गया और ऐसी कानून की ऐसी धाराएं लगा दी गई। हमें स्मरण है जब टाडा के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही थी, तब भी लोगों के मन में ये सवाल आया था, टाडा किसके खिलाफ लगा था? टाडा में इस देश भर में जो लोग जेल के शीशों के पीछे बंद लोग थे, उनमें कौन लोग थे? उसमें 95% से ज्यादा और ज्यादा सिर्फ मुसलमान था। तो अगर मुसलमान को इंसाफ देने की राह में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ के काम कर रही है, मैं समझता हूँ देश को इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपकी सरकार के तर्कों को, आपकी सरकार के आकलन को अदालतें नहीं मान रही। आप जहां भी कलेक्टर से एप्लीकेशन लगवाते हैं, अदालत उसको वापस कर देती है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार जिस चश्मे से दोष और निर्दोष का फैसला कर रही है, वो कोर्ट को स्वीकार नहीं। जी, अदालत से आपका तात्पर्य अगर वो मजिस्ट्रेट की अदालत से है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी अदालत के स्तर पर ये टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं कहा है और अदालतें और हैं, और इन अदालतों में अभी अंतिम निर्णय क्या होगा, इसके बाद इसको अदालत का निर्णय माना जाना चाहिए। अगर एक मजिस्ट्रेट को ये बात समझ में नहीं आई, तो ये अंतिम अदालत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमको जो काम करना है उसमें अदालतें हमारी सलाहकार नहीं है। हमारे निर्णय को में क्या कानूनी पहलू हैं, उन कानूनी पहलुओं पर अगर कोई कमी और खामी है तो उसको अदालतें जरूर देख सकती हैं, हम सम्मान करते हैं उनका। किंतु हम अदालतों के मशवरे से समाज नहीं बनाना चाहते। समाज सामाजिक उत्तरदायित्वों को सामने रख करके और सामाजिक नीतियों को सामने रख करके बनाया जाता है, और सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार बखूबी समझती है। अगर अदालतों ने उसको स्वीकार नहीं किया है तो हम उसके कानूनी पहलू को देखेंगे, प्रयास करेंगे कि हम अपने पहलू को ठीक ठहरा सके, समुचित स्तर पर न्यायालयों में जाएं, और अगर अंतिम तौर पे न्यायालय हमारे विरुद्ध कोई बात फैसले में सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगी तो हम सिर झुका के स्वीकार करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक सरकार इस बात की, मैंने आपसे कहा नहीं, अगर ये किसी मजिस्ट्रेट के एक आदेश को अदालतों की राय मान ली जाएगी तो ये अंतिम नहीं है। अंतिम नहीं, लेकिन अदालतों को सरकार के निर्णयों की समीक्षा का हक तो हमेशा हासिल है। दूसरी बात आपसे जी, कि अदालतों के अधिकार को तो मैं चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन उन अदालतों के आदेश को चुनौती देने की आगे प्रक्रिया भी है, वो सरकार के पास भी है। तो ये मैंने इसीलिए कहा, इसीलिए हम अगर एक सम्मानित मजिस्ट्रेट साहब को ये बात समझ में नहीं आई या उन्होंने अंतिम इसको उचित नहीं समझा, तो ये अंतिम तौर पर न्यायोचित है, ऐसा मानना भी ठीक नहीं। अभी एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि 3000 से अधिक समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी। उसमें गुड्डू पंडित भी हैं, उसमें राजा भैया पर मुकदमे हैं, उसमें जितने भी बहुचर्चित लोग हैं, उत्तर प्रदेश के नामचीन बाहुबली, महाबली, सबके मुकदमे वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्या उससे आपको नहीं लगता कि एक धारणा बनती है कि अखिलेश यादव जब क्रांति रथ लेके निकले थे तो ये मैसेज गया था कि शायद अब ये पुरानी जो समाजवादी पार्टी है वो बदल रही है, नई सपा का उदय हो रहा है। लेकिन जब वो देखता कि वही गुड्डू पंडित जो माइक पर खड़े होकर कहता है कि दरोगा को मैं आदेश दे रहा हूं ऐसा करो, और दरोगा उसका पालन करता है, डेमो करके दिखाते हैं कि देखो मेरे ताकत के आगे सिस्टम घुटनों के बल चल रहा है। ऐसे लोग, देखिए मैसेज आपको नहीं लगता कि ऐसा जा रहा है कि शायद वो जो क्रांति रथ था वो सत्ता के रास्ते तक पहुंचने के लिए था, फिर समाजवादी पार्टी की घड़ी वापस घूम गई वहीं पर। दो बातें आपने फिर एक साथ करनी है, इसलिए मुझे इनका उत्तर अलग अलग देना होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूं, बिना आरटीआई के आप भी जानते हैं और सारा देश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के 2 महीने में 1.5 लाख से ज्यादा फर्जी मुकदमे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लिखा दिए गए थे। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि हजारों कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी गई थी, और अगर 1.5 लाख फर्जी मुकदमे 2 महीने में लिखा दिए गए, तो अगर 3000 फर्जी मुकदमे वापस लिए जाने की कार्रवाई सरकार कर रही है और आरटीआई से सूचना आ रही है, तो इसको अगर संवेदनशील माना जा रहा है तो मैं कहूंगा फिर अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। दूसरी बात, जो अभी आपने नाम लिए हैं मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। कोई व्यक्ति अगर अपराधी है तो सरकार
और मुख्यमंत्री का कतई कोई समर्थन उसके साथ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं चुनाव के पहले, चुनाव के बाद इस पर अपना दृष्टिकोण इतना मजबूती से साफ किया है। आपने राजा भैया का नाम लिया, मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, सीबीआई की पूरी जांच हो गई, राजा भैया के खिलाफ कोई आरोप बन नहीं रहा, रिपोर्ट आने दे, आगे आ जाएगी। इसके बावजूद भी जैसे आरोप लगा उसी दिन एक ऐसे मिथ्या आरोप पर भी उसी दिन राजा भैया का इस्तीफा ले लिया गया। सरकार ने तय कर दिया कि भाई कानूनी तरीके से इसकी जांच होगी। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सिफारिश कर दिया कि इसकी सीबीआई जांच हो। इससे अधिक निष्पक्षता किसी मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा हो सकती है? नहीं, आपकी बात राजा भैया वाले मामले में ठीक है, लेकिन आपने कहा कि लाखों मुकदमे दर्ज हुए, तो अगर 3000 वापस लिए गए, 3000 फर्जी, फर्जी 1.5 लाख फर्जी दाखिल हो सकते हैं, और उसमें से केवल 3000, उसमें 3000 नहीं, आरटीआई की बात है, हम 3000 नहीं जी, फर्जी मुकदमे जितने हो सभी वापस लिए जाने चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। लेकिन अगर 1.5 लाख के बल इस पर सिर्फ 3000 अगर फर्जी मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं और इसकी आरटीआई से सूचना प्राप्त करके इसको इतना अगर इसको हाइप देने की कोशिश की जा रही है, तो इस प्रयास को नमस्ते। मेरा इसमें एक सवाल था कि सरकारें ये तय करने का काम अपने हाथ में क्यों रखना चाहती है कि जो जेल में बंद है कौन दोषी कौन निर्दोष, जिस पर मुकदमा है कोई, तो फिर अदालतें तो मुझे नहीं लगता फिर किसी काम के लिए है। अगर सरकारें ही तय कर देंगी, मैं बता देता हूँ, सरकारें राजस्व वसूली भी कर लेंगी, सरकारें लैपटॉप भी बांट लेंगी, और सरकारें ये भी तय कर देंगी कि कौन आदमी गलत बंद है कौन सही। बहुत सही बात है, आसान है। ये आसान क्या है कि साक्ष्य देना और प्रोसिक्यूट करना सरकारों का ही काम है, और किसी के विरुद्ध कोई साक्ष्य है कि नहीं है इसकी जानकारी सरकार से बेहतर किसी को नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम प्रशासनिक तंत्र में अगर ये समर्थ नहीं हो सके यह जांच करने के लिए कि इस राज्य में नाजायज ढंग से कौन फंसाया गया और बिना साक्ष्य के, बिना वास्तविक कार्रवाई के या फर्जी कार्रवाइयों का नाटक करके किसको जेल में डाला गया, अगर यह बात हम न पता लगा सके तो मैं तो इसे सरकार की अक्षमता मानता हूं। इसलिए सरकार ही प्रोसिक्यूट करती है, और अगर कोई साक्ष्य है ही नहीं या इस बात के पुख्ता साक्ष्य हैं कि जो बातें कही जा रही हैं उसके बरक्स आप पर मुकदमा अभी दर्ज कर दिया जाए हैदराबाद में, आप मेरे साथ वार्ता कर रहे हैं, इसके अगर पुख्ता साक्ष्य हो कि आप मेरे साथ इस वक्त दिल्ली में थे और हैदराबाद के मामले में आतंकवाद में अग्निहोत्री जी को बंद कर दिया जाए, तो कल की तारीख में और अन्यायपूर्ण ढंग से कल की तारीख में अगर ये तथ्य आता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वही इस बात को ले आए कि 4:30 बजे शाम को यूपी सदन में अग्निहोत्री जी बैठे थे और हैदराबाद में नहीं थे। अंबिका जी यहाँ जी, अंबिका जी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी जी के साथ। Fly me to the moon, let me swim among the stars. Let me hold your hand and fly to Jupiter and Mars. Fill my heart with song and let me dance forevermore. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर।
स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा।